प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी कक्षा में नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अब तक हम लोगों ने पीछे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन किया है। पूर्णतः उस चैप्टर के समाप्त होने के उपरांत आज की तिथि में हम लोग द्विघात समीकरण जो अध्याय 4 है शुरुआत की जा रही है। द्विघात समीकरण की शुरुआत करने में सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद जानना है। हम लोग जब बहुपद का चैप्टर पढ़ रहे थे तो ध्यान होगा आपको, द्विघात बहुपद, एक घात बहुपद, त्रिघात बहुपद का अध्ययन मैंने आपको कराया था। आइए हम फिर से इसकी एक बार आपको दोबारा दोहराते हैं। द्विघात बहुपद है क्या? चर वैसा बहुपद जिसके चर का उच्चतम घात 2 होता है। उच्चतम घात 2 होता है, वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद की कैटेगरी में आने वाला x² + 3, यह भी हमारा द्विघात बहुपद है। x² - 4, यह भी द्विघात बहुपद है। 4x² - 9, यह भी द्विघात बहुपद है। x² + 4x + 5, यह भी हमारा द्विघात बहुपद है। ये सभी हमारे द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? चर द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण भी है, परंतु आपने रैखिक समीकरण में अभी अध्ययन करके आए हैं। जब एक बहुपद को बराबर चिन्ह के साथ बाद शून्य लगाकर तुलना कर दिया जाता है तो वह बहुपद एक समीकरण बन जाता है। जहां तक हम लोगों ने देखा था वहां 2x + 4y + 3 यह एक बहुपद था। यह एक बहुपद था और जब हम लोगों ने इसको इस प्रकार से रख दिया तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया था। ये दो चर वाला बहुपद था, अब जब बराबर 0 लगा देते हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसके चर का उच्चतम घात 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और यदि शून्य से उसकी तुलना कर दी जाती है तब वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल जाता है। आइए, अभी हमने द्विघात बहुपद का उदाहरण देखा था, अब हम द्विघात समीकरण की ओर जाते हैं। x² + 3 ये एक बहुपद था, द्विघात बहुपद था, बराबर हम 0 कर दें, यह बन गया द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से आगे चलें, x² - 4 केवल इतना लिखते हैं तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि इसे हम बराबर 0 लिख देते हैं तो यह द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाएगा। इसी प्रकार एक आध और उदाहरण देखें हम लोग, 4x² - 9 = 0, यह भी हमारा द्विघात बहुपद की श्रेणी में आता है। ध्यान आया होगा आपको। इसके बाद हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद अथवा द्विघात समीकरण के मानक रूप। प्यारे बच्चों, आपको जब मैं द्विघात बहुपद के चैप्टर में द्विघात बहुपद का अध्ययन करा रहा था उस समय हमने कहा था द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ध्यान होगा आपको, ध्यान करेंगे। बहुपद के चैप्टर में आपको द्विघात बहुपद के मानक रूप को दिखाया गया था। हम लोग बस कुछ नहीं करना है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है द्विघात बहुपद के बराबर यहाँ 0 लिख दिया जाए, अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। बड़ी अच्छी बात, द्विघात बहुपद के मानक रूप के बराबर यदि हम 0 से तुलना कर दें
तो यह हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। अब द्विघात समीकरण का ये बन तो और जाता है, ये x² - 9 भी हमारा द्विघात समीकरण ही है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, इसका जो मानक रूप है, जिसे हम पिछली कक्षाओं में द्विघातीय त्रिपद व्यंजक के रूप में पढ़े थे, वही यहाँ द्विघातीय त्रिपद व्यंजक। अब वह द्विघातीय त्रिपद व्यंजक वो आपको बहुपद कहलाया, द्विघात बहुपद कहलाया, उसी का नाम हुआ। और यदि हम उसको शून्य से तुलना कर दिए तो वो बन गया द्विघात समीकरण। अब ये इसके यदि हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे तो x² + 4x + 5 इतना लिखें केवल तो द्विघात बहुपद की श्रेणी में है। यदि इसके बराबर 0 लिख देते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाता है। प्यारे बच्चों, हम अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ें तो बात आएगी द्विघात बहुपद के शून्यक। फिर मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, पिछली कक्षाओं में जब हम लोग बहुपद चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, शून्यक शब्द आपको याद होगा, शून्यक शब्द वहां आया हुआ था। शून्यक का अर्थ है जो भी हमारा बहुपद है उस चर के मान को हम कौन सा चर का मान रख दिया जाए कि वो शून्य के बराबर हो जाए। चर का जो मान रखने पर वह बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। परंतु हम बहुपद के चैप्टर में एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपदों, चतुर्थ घातीय बहुपदों का अध्ययन कर रहे थे। वहां पर हमने देखा जब एक घात वाला बहुपद था तो एक शून्यक प्राप्त हो रहा था, दो घात वाला बहुपद था तो दो शून्यक प्राप्त हो रहा था, तीन घात वाला बहुपद था तो तीन शून्यक प्राप्त हो रहा था। लेकिन वो बहुपद के चैप्टर में हमने सभी को अध्ययन कर रहे थे। हम यहाँ पर केवल द्विघात बहुपद के शून्यक की बात करें तो फिर वही बात आती है, वह बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 होता है, जिसके चर के मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बात आएगी द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे। हम पहले से ही जान चुके हैं कि चर के जितने उच्चतम घात होते हैं उसके शून्यक उतने ही होते हैं। उसी शून्यक को हम उस बहुपद का मूल क्या नाम भी लेते हैं, उस बहुपद का हल भी कहते हैं। इसके अपने अलग अलग नाम हैं। इस शून्यक शब्द का नाम कहीं मूल के नाम से जाना जाता है, कहीं हल के नाम से जाना जाता है। जो भी हमारा द्विघात बहुपद होगा, उस द्विघात बहुपद को जब हम हल करेंगे, हल करने के उपरांत जो हमारे मान प्राप्त होंगे, वही मान उस द्विघात बहुपद के शून्यक भी कहलाएंगे, वही मान उस द्विघात बहुपद के मूल भी कहलाएंगे, और वही मान जो है द्विघात बहुपद के हल भी कहलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी प्राइमरी कक्षाओं में, पीछे की कक्षाओं में हमने इसके ऐसे बहुपदों का अध्ययन तो किया था, लेकिन हमने जो मान आते थे उसको हल शब्द के नाम से वहां जानते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा, फिर हम उसी हल को शून्यक शब्द से भी जानने लगे, और उसी को कुछ समय बाद हम लोग उसे मूल के रूप में भी जानेंगे। आइए हम देखते हैं कोई एक द्विघात बहुपद, हम कोई जरूरी नहीं कि हम मानक रूप ही लिया जाए, कोई एक द्विघात बहुपद, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है द्विघात बहुपद x² - 9, ये द्विघात बहुपद रहा। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब कहा जाए कि इसके शून्यक ज्ञात करिए। अब हमको x के मान रखने हैं, x के कौन से मान पर ये हमारे पूरे समीकरण का मान है, बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। वही जो मान आएगा x का, वही मान जो होगा उसका शून्यक कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा, उसके मूल कहलाएंगे। आइए हम फिर देखते हैं इसको। यहाँ पर समीकरण की विधि से इसे पक्षांतर कर लें। 9 हो गया। जैसा हम जानते हैं जब x² बराबर 9 तो x बराबर करेंगे इस दाहिने वाले पद का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो इसका मान आएगा,
अब तक हम लोग पीछे की कक्षाओं में केवल इसका वर्गमूल 3 ही जानते थे और x बराबर हम केवल उत्तर 3 लिखा करते थे, लेकिन आज हम लोग यह जान लें केवल इस चर पद का मान एक मान नहीं है, बल्कि 2 घात होने के नाते, द्विघात होने के नाते इसके 2 मान प्राप्त होंगे, 2 शून्य, 2 मूल, 2 हल प्राप्त होंगे। वो होंगे कौन से? x बराबर ±3। क्या मतलब इसके जो x के जो चर के मान हैं ये धन 3 भी हैं और x के मान ऋण 3 भी हैं। आप देखो एक मान यहाँ है और एक मान यहाँ हुआ। अगर हमको केवल x बराबर ऐसे लिखना होता तो धन 3 कामा ऋण 3 लिखते, ऐसे लिखते। 2 मान प्राप्त हो गए और जब 2 मान प्राप्त हो गए तो ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए, उनके हल हो गए, उनके शून्यक हो गए। इसी कड़ी में हम लोग और आगे की ओर कुछ उदाहरणों को देखें। सामने लिखा हुआ एक उदाहरण आपको दिख रहा है 3x² 48 बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। आप अब इसका हल जानना चाहेंगे। अब इसका हल करें हम लोग। यहां से आप कुछ देख पा रहे हो, लगता है 3 हम कॉमन निकाल लें। यदि 3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस कितना 16 बराबर 0। अब आपको एक प्रश्न खड़ा हो रहा है दिमाग में